डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यार दोस्तों, इससे कबल आप अंगार की 20 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 21 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे हस्बे रवायत रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि हर मुमकिन कोशिश किया करें कि जितने आप सुनने वाले हैं उतने ही लायक नजर आएं। ये आपकी मोहब्बतें होती हैं जो आप सुनने के बाद भी निछावर नहीं करते। बेहद मशकूर रहेंगे कि सुनने के साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताया करें कि आपने लाइक किया है या नहीं। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। इसके बावजूद भी वो लोग मुझे बआसानी घेर सकते थे, लेकिन अगर वो किसी वजह से अभी तक मुझ तक नहीं पहुंच सके तो क्या हुआ? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अब भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं हूं। वो किसी भी वक्त मुझ तक पहुंच सकते हैं, मेरी गर्दन दबोच सकते हैं। ये ख्याल आते ही खौफ से मुझे छुरछुरी सी आ गई। मुझे जल्द अज जल्द यहां से बहुत दूर निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं वाकई यहां से निकल सकता हूं? क्या मेरे दरमांदा जिस्म में इतनी जान है कि मैं यहां से फरार हो जाऊं, जबकि मेरे पांव की पिंडली में इस कदर खतरनाक जख्म मौजूद है? बड़ी मुश्किल से खून रुका था। अगर टांग पर जरा सा भी जोर पड़ता तो दोबारा खून बहना शुरू हो जाता। यह सब दुरुस्त सही, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही है। यहां इस तरह पड़े रहकर अपनी मौत का इंतजार तो नहीं किया जा सकता। मैंने अपने जिस्म की हालत को जांचना चाहा। मेरे जिस्म पर लगने वाली चंद दिन पहले की चोटों में अब ज्यादा दर्द नहीं था। सिर्फ कमर पर लगने वाली चोट कभी कभार दुखती थी और सर पर लगा हुआ जख्म भी कभी कभार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता था। अपनी जिस्मानी हालत कदरे बेहतर महसूस करने लगा। काबली कीकर की मीठी फलियां इस वक्त मेरे लिए बेपाया नेमत साबित हुई थी। पिंडली का जख्म रुमाल के नीचे था और रुमाल पर कीचड़ लथड़ी हुई थी। मालूम नहीं जख्म की क्या हालत होगी। मैंने अपने हाथों पर जोर डालकर खड़ा होना चाहा। मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी टांगों पर जोर डाले बगैर खड़ा हो जाऊं। मैं तकरीबन उठ ही गया, लेकिन फिर मैं तवाजुन बरकरार नहीं रख सका और एक बार फिर छप की आवाज के साथ कीचड़ में ढेर हो गया। मुझ पर अब भी नकाहत तारी थी। मैं अभी शायद इस काबिल नहीं था कि चल फिर सकूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। बारिश कदरे कम हो गई थी। मुझे अपना गीला कीचड़ में लथड़ा हुआ जिस्म बहुत भारी लग रहा था। हल्की हल्की सर्दी भी महसूस होने लगी थी। अचानक मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे बाएं पांव की पिंडली में सुई घोंपती हो। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली और मैं एक झटके से उठ बैठा। जल्दी से पिंडली पर से शलवार हटाई। वो स्याह रंग का मोटा सा चिमटा था जो बुरी तरह से मेरी पिंडली के गोश्त में चिमटा हुआ था। मैंने चुटकी से पकड़कर उसे अलहदा कर दिया, लेकिन उसका सर वहीं चिमटा रह गया। मैंने सर को नोच कर फेंका तो जख्म से खून छलक पड़ा। इसी वक्त एक और चिमटे ने मेरे कोहले में अपने जबड़े गाड़ दिए। मैं तिलबिलाकर उठ खड़ा हुआ। इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि मेरे जिस्म पर बेशुमार स्याह चिमटे चढ़े हुए हैं। मैं शायद स्याह चिमटों के किसी बड़े से मस्कन के पास पड़ा हुआ था। इनके बिल में पानी पहुंचा तो वो घबरा कर बाहर निकल आए। करीब तनी शिकार मैं ही नजर आया तो वो सब मुझ पर चढ़ दौड़े। मैंने अपने कपड़े छाड़े, मगर चिमटों से निजात हासिल नहीं कर सका। अब वो मेरे पूरे जिस्म में काट रहे थे। मैं तेजी से झाड़ियों की झुंड से निकल आया। इस नागहानी आफत ने मुझे बुरी तरह हवास बाख्ता कर दिया था। मैंने सोचा अगर मैंने फौरन इन होलनाक बलाओं से निजात हासिल नहीं की तो ये मेरी बोटियां नोच लेंगे। इसी वक्त मुझे वो ऊंचा सा पुश्ता नजर आया। वो शायद कोई नहर थी। मैं तेजी से उस तरफ बढ़ा। बाकी वो एक बड़ी सी नहर थी। मैंने आओ देखा न ताओ सीधे नहर में छलांग लगा दी। चिमटों से निजात की मुझे यही वाहिद तरकीब समझ में आई थी। नहर में अच्छा खासा पानी था। मैंने पानी में 2-3 गोते लगाए तो इन बदबख्त चिमटों ने अपने जबड़ों की गिरफ्त ढीली करना शुरू कर दी। कुछ देर बाद मेरी इनसे जान छूट चुकी थी। मैं बड़े पुरसकून अंदाज में पानी के भाव के साथ साथ तैरने लगा। अब मैं खुद को किसी कदर पुरसकून महसूस करने लगा था। हर गुजरते लम्हे के साथ मैं अपने दुश्मनों से दूर होता गया। मुझे बार बार फकीर बाबा का ख्याल आ रहा था। मैं खुद तो किसी न किसी तरह बच निकला था, लेकिन फकीर बाबा जाने किस हाल में होगा। ये तो मुझे यकीन था कि वो सरदार बरकत अली की हवेली में मौजूद नहीं है, लेकिन वो जहां कहीं भी मुकय्यद था इसका इल्म मुझे हवेली वालों ही के जरिए हो सकता था। मैं कदरे बेचैनी सी महसूस करने लगा। कोई चीज मेरे लाशऊर में बुरी तरह खटक रही थी। कोई अहम बात ऐसी जरूर थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने बहुत सोचा, लेकिन वो बात शऊर की सतह पर नहीं आई। मैं बहुत देर तक तैरता रहा। पानी ठंडा था। मुझे अच्छी खासी सर्दी महसूस होने लगी। बारिश रुके हुए कुछ ही देर गुजरी थी, अलबत्ता बादल अभी तक मौजूद थे। मैंने खुद से उतार कर अपने नेफे में उड़स रखे थे।
कमीज की बगली जेब में पिस्तौल काफी वजनी महसूस हो रहा था। मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि भीगने के बायस इसकी कारकर्दगी पर क्या असर पड़ा होगा। अचानक मुझे याद आया कि वो क्या बात है जो मेरे जहन में खटक रही है। वो बड़ी ही अजीबोगरीब बात थी। इन झाड़ियों में जब चींटों ने मुझ पर हमला किया तो मैं इस कदर हवास बाख्ता हो गया कि मेरे जहन में इसके अलावा कोई ख्याल नहीं आया कि मुझे जल्द अज जल्द इस खतरनाक मखलूक से निजात हासिल करनी है। ऐन उस वक्त मुझे ये नहर नजर आई और मैंने अंधाधुंध इसमें छलांग लगा दी। ये सब कुछ इतनी अफरा तफरी में हुआ कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी टांग जख्मी है। चले मान लिया कि मैं अपनी टांग के जख्म को भूल गया, लेकिन क्या वाकई वो जख्म इतना मामूली था कि मुझे उसका एहसास ही नहीं हो सका? जिस शख्स की पिंडली में इस तरह का जख्म हो, जिसकी पिंडली में राइफल की गोली ने इस तरह आर पार छेद डाल दिया हो, क्या उसके लिए मुमकिन है कि वो मेरी तरह भाग दौड़ कर सके? नहीं, हरगिज़ नहीं, यह तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन यह हकीकत भी अपनी जगह मौजूद थी कि मैं भागा था और बेतहाशा भागा था। मेरी टांग पर भरपूर वजन पड़ा, लेकिन मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी ये टांग जख्मी है। मेरी टांग में तो जरा सा भी दर्द, जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई, जैसे मेरी टांग पर तो किसी किस्म का जख्म मौजूद ही नहीं। सोचते सोचते मेरे सर में दर्द होने लगा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया। रफ्ता रफ्ता मुझे बुरी तरह थकन महसूस होने लगी। मेरी शाने दर्द से दुख रहे थे। इसके बावजूद मुझे अपनी पिंडली में किसी किस्म का दर्द नहीं हुआ। रात का अंधेरा फैलने लगा तो मैं नहर से बाहर निकल आया। मेरी इतनी देर की पैराकी मुझे उस जगह से अच्छी खासी दूर ले आई थी। अब मैं कम अज कम आर्जी तौर पर महफूज था। मेरे कपड़ों से पानी टपक रहा था। इस वक्त हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। अपने खुद से पैरों में फंसा कर मैं एक जानिब चल पड़ा। वो अच्छा खासा घना जंगल था। दूर दूर तक कोई आदम था न आदमजाद। परिंदे अपने बिस्तरों को वापस लौट रहे थे। आसमान पर छाए गहरे बादल शाम के अंधेरे में मजीद इजाफा कर रहे थे। मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। इस इलाके की तमाम नहरें शुमालन जनूबन बहती हैं। इस लिहाज से मैं डेरा गाजी खान के जनूब में किसी जगह मौजूद था। इस जगह का डेरा गाजी खान से कितना फासला है इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे शदीद सर्दी का एहसास हुआ। कमजोरी से मेरे कदम कई बार लड़खड़ाए, लेकिन मैं खुद पर जबर करके किसी न किसी तरह चलता ही रहा। कुछ देर बाद मैं एक नीम पुख्ता टूटी फूटी सड़क के किनारे पहुंच गया। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। मेरे लिए अब एक कदम उठाना भी नामुमकिन हो गया था। बिलाखिर मैं सड़क पर ही बैठ गया। फिजा से परिंदों की चहचहाटों का शोर खत्म हो चुका था। चारों तरफ छींगड़ों की सीटियों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। पिस्तौल मेरी रान के नीचे दबा हुआ था। मैंने उसे बाहर निकाला, बटन दबाया तो मैगजीन बाहर निकल आया। मैंने पिस्तौल छटक छटक कर इसमें से पानी निकालने की कोशिश की। असल खतरा मैगजीन में घुसे हुए पानी से था। अगर पानी गोलियों के अंदर पहुंच जाता तो बेकार हो जाती। मैंने मैगजीन पिस्तौल में चढ़ाया और उसे जेब में डाल लिया। इसी वक्त जेब में मौजूद कोई चीज मेरी उंगलियों से टकराई। मैंने दो उंगलियों में पकड़कर इस चीज को बाहर निकाल लिया। वो कपड़े की एक बहुत छोटी सी पोटली थी। वो पोटली पानी में बुरी तरह भीगी हुई थी। इस पोटली से बेहद नागवार सी बू खारिज हो रही थी। मैंने इस बू को फौरन पहचान लिया। इस पोटली में भंग बंधी हुई थी। मैंने पिछले चंद दिनों में इस कदर सौबतें झीली, लेकिन छोटी सी पोटली किसी न किसी तरह मेरे हमरा रही। मेरे होंठों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैं इस गलीज शय से कितनी नफरत करता था। अब सूरत हाल ये हो गई थी कि यह मेरी जात का एक लाजमी जुज बन गई थी। मुझे कीकर की फलियों का लंच किए कई घंटे गुजर चुके थे। वो खुद साख्ता ताहम अच्छा खासा जोदे हजम साबित हुआ। चुनाचे अब मुझे शिद्दत से भूख लग रही थी। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इन फलियों से अपनी जेबें क्यों ना भर ली। वैसे इसमें मेरा कसूर नहीं था। मुझे इन झाड़ियों से इस कदर अफरा तफरी के आलम में भागना पड़ा कि मैं कुछ सोच समझ ही नहीं सका था। थकन इतनी थी कि मैं बारिश से भीगी सर्द सड़क पर लेट गया। सर्दी के बायस मुझ पर कपकपाहट तारी होने लगी। इसी वक्त मुझे एक बार फिर अपनी पिंडली के जख्म का ख्याल आया। मैं जल्दी से उठ बैठा। शलवार के फटे हुए पांचे को मैंने गिरा लगाकर बांध दिया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से जख्म पर बंधे हुए रुमाल को टटोला। इन जख्म की जगह पर उंगलियां रखकर मैंने हल्के से दबाया। मुझे ये जानकर शदीद हैरत हुई कि मुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर मैंने पिंडली के दूसरी चाहने वाले जख्म को हल्के से दबाया। वहां भी किसी किस्म का दर्द नहीं था। मुझ पर शदीद तरीन हैरत का गलबा हो रहा था। मैं समझ नहीं सका कि ये सब क्या कुछ है। ताज्जुब की बात तो ये थी कि मेरी पिंडली का जख्म वाला हिस्सा बेहिस भी नहीं था। मुझे इस जगह वाज़े तौर पर अपनी उंगलियों का लम्स महसूस हो रहा था। मैंने टटोल कर रुमाल की गिरा खोलना चाहिए, लेकिन नाकाम रहा। रुमाल की गिरा काफी सख्ती से बंधी हुई थी और इस अंधेरे में मेरे लिए इसे खोलना मुमकिन नहीं था।
मैंने रुमाल खोलने की मजीद कोशिश तर्क कर दी और दोबारा सड़क पर दराज हो गया। मुझ पर शदीद गनूदगी तारी हो गई, लेकिन जब वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं उछल कर उठ बैठा। वो किसी घंटी की आवाज़ थी जो कदरे दूर से आ रही थी। सन्नाटा बहुत था, लिहाजा आवाज़ कतई वाज़ेह थी। मैंने आवाज़ की सिम्मत आंखें लगा दी। फिर मैंने एक टिमटिमाती रोशनी को देखा। इस रोशनी की ज़मीन से बुलंदी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट होगी। वो रोशनी मेरी तरफ पड़ रही थी। तो रोशनी वक्तन फवक्तन फिजा में डोलने भी लगती थी, जैसे इनकार में सर हिला रही हो। घंटी की आवाज़ में एक तसलसल था और आहिस्ता आहिस्ता वो करीब आ रही थी। घोर अंधेरे में वो मध्यम और फिजा में डोलती रोशनी और घंटी की आवाज़ काफ़ी पुरस्रार लगी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था, अलबत्ता मुझे तजस्सुस जरूर था। फिर रोशनी और घंटी की आवाज़ मेरे काफ़ी करीब आ गई। अब मैंने जान लिया कि यह चक्कर क्या है, और इसके साथ ही मुझे हंसी भी आ गई। वो एक सुस्त रफ्तार से बैलगाड़ी थी। गाड़ीबान को शायद कुछ जल्दी नहीं थी, लिहाजा उसने बैल को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया था। बैल बड़े मज़े से गर्दन हिलाता चला रहा था। गाड़ी के एक बम्बू के साथ एक लालटेन बंधी थी जो वक्तन फवक्तन डोलने लगती। गाड़ी को करीब आते देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया। गाड़ी जब बिल्कुल मेरे करीब पहुंच गई तो गाड़ीबान ने मुझे देख लिया। मैंने हाथ के इशारे से उसे रुकने का इशारा किया। बैलगाड़ी एक हल्के से झटके के साथ रुकी। तू कौन है भाई? गाड़ीबान ने बेहद पुरस्कून लहजे में दरियाफ्त किया। इसकी उम्र शायद 55-60 साल रही होगी। उसके चेहरे पर निस्फ स्याह और निस्फ सफ़ेद दाढ़ी थी। वो एक बुर्दबार और नर्म मिजाज शख्स मालूम होता था। उसने सर पर अपने इलाके का मखसूस सफ़ेद साफा बांध रखा था। मैं एक मुसाफिर हूँ बाबा, भूखा प्यासा और बीमार। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैंने हत्तुल इम्कान आइजाना लहजे में कहा। ओहो, तुम इस वीरान इलाके में कहाँ से आन फंसे बेटा? आओ गाड़ी में बैठ जाओ। मेरा घर यहाँ से कुछ फासले पर आलम वाली बस्ती में है। वैसे तो मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन मुझसे जो भी खिदमत हो सकी ज़रूर करूँगा। मैं जल्दी से बैलगाड़ी में सवार हो गया। गाड़ीबान ने बैल को हल्का सा इशारा किया और गाड़ी चल पड़ी। इसके साथ ही फिजा में एक बार फिर घंटी की मधुर आवाज़ भी करने लगी। मेरा लद्दू आज बहुत थक गया है। उस बूढ़े शख्स ने बड़े प्यार भरे अंदाज में अपने बैल की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, आज बहुत सवेरे से ये काम में लगा हुआ है। आज वैसे भी बहुत देर हो गई है, इसीलिए मैंने इसे इसकी मर्जी पर छोड़ दिया है। जिस तरह चाहे चलता रहे, रास्ता तो सारा इसका देखा भाला ही है। तुम्हारा नाम क्या है बाबा, और तुम क्या काम करते हो? नाम तो मेरा करीम बख्श है बेटा। रही काम की बात तो बस छोटी मोटी मजदूरी करता हूँ। ये बैलगाड़ी है मेरी। सुबह भट्टे से ईंटें उठाकर शहर छोड़ने जाता हूँ। कौन से शहर बाबा? मैंने मुस्तरिब लहजे में दरियाफ्त किया। वही कोट छट्टा। और कहाँ? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो और क्या काम करते हो? मेरा नाम गुलाम सईद है। रहने वाला मैं कोट अद्दू का हूँ और मैं भी छोटी मोटी मजदूरी करके गुजारा करता हूँ। मैंने फौरी तौर पर एक कहानी कर ली। तुम्हारे बाकी घर वाले? उसने इस्तफसार किया। कोई नहीं, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। घर के नाम पर एक कच्चा कोठड़ा था, वो भी पिछली बारिशों में ढह गया। अब मेरा कोई घर बार नहीं। इस इलाके में कैसे निकल आए? बाबा करीम ने पूछा। बस यूं ही आवारा गर्दी करते हुए। जेब खाली थी, लिहाजा पैदल ही निकल खड़ा हुआ। चलते चलते रास्ता भूल गया। फिर बारिश शुरू हो गई। मुसलसल भीगने की वजह से शायद बुखार हो गया। बाबा करीम बख्श ने मेरी कलाई पकड़ कर देखा। ओहो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, यकीनन सर्दी भी लग रही होगी। लो, तुम मेरा यह पटका ओढ़ लो। नहीं 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 बाबा, इसकी क्या जरूरत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने शर्मिंदा होकर उसका साफा लुटाना चाहा। ओढ़ लो बेटा, ये किसी सरदार की पग तो है नहीं जिसका शमला नीचा होने का डर हो। मैं भी अपनी जवानी में तुम्हारे जैसा होता था, आज़ाद पंछी की तरह बेफिक्र और आवारा हवा के झोंके की तरह बेसिम्मत। बारीक मलमल का साफा भला मुझे क्या गर्मी पहुंचाता, लेकिन मैंने बाबा की दिलजोई के खातिर उसे अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया। लम्हा बलम्हा मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। बुखार की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा था। मुझ पर गनूदगी सी की कैफियत तारी होने लगी। मैं सो जाता और फिर चौंक कर आंख खुल जाती। बाबा करीम बख्श की बातों का मैंने जाने क्या क्या उल्टे सीधे जवाबात देता रहा। फिर मुझ पर नींद बेहोशी किसी कैफियत तारी होगी। बाबा करीम बख्श ने मुझे झंझोड़ कर जगाने की कोशिश की, लेकिन जब मैं उठकर नहीं बैठा तो उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैं बाबा करीम बख्श के घर में कैसे पहुंचा। मुझे कुछ देर के लिए थोड़ा सा होश उस वक्त आया जब किसी ने नीम गर्म दूध से भरा हुआ कटोरा मेरे मुंह से लगा दिया। मैंने घटाघट वो पूरा कटोरा खाली कर दिया। मेरे कानों में बातों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं एक लफ्ज़ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर कटोरा मेरे मुंह से लगा दिया गया। मैंने कई लंबे लंबे घूंट भर लिए। तब मुझे महसूस हुआ कि इस बार दूध का जायका कड़वा है।
मैंने मुंह फेरना चाहा, इसी वक्त किसी ने मेरे सर के पीछे थपकी दी और मुझे कटोरा खाली करने को कहा। मैंने आधा कटोरा पिया और एक बार फिर गनूदगी की गोद में खो गया। मुझे अगले दिन दोपहर के वक्त होश आया। मैंने अपने ऊपर पड़ा हुआ मोटा लिहाफ हटाया। मेरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। उठकर बैठने की कोशिश की तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं। मैं कुछ देर बिस्तर पर लेटा रहा। वो देहाती तर्ज का कच्चा कमरा था। कमरे की छत काफी ऊंची थी। छत के शहतीर खजूर के दरख्त के तने के थे। कड़ियों की जगह दरख्त की टेढ़ी मेढ़ी शाखें थी। इनके ऊपर चटाई की छत डाली गई थी। मैं भी छत का जायजा ले ही रहा था कि बाबा करीम बख्श कमरे में दाखिल हुआ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसने पूछा। पहले से ठीक हूँ बाबा, मैंने कमजोर लहजे में कहा। शाम तक या कल सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए जो शांदा लाता हूँ। बाबा करीम बख्श कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उसका लहजा कुछ बदला बदला सा लगा। वो अगरचे मुझसे नरम लहजे में बात कर रहा था, ताहम उसके लहजे में वो पहला सा अपनायत का उनसर मफकूद था। यूं महसूस हुआ जैसे वो बादल नख्वास्ता मुझसे बात कर रहा हो। शायद किसी वजह से उसकी राय मेरे बारे में बदल गई थी। चुनाचे अब वो जल्द से जल्द मुझसे जान छुड़ा लेना चाहता था। कुछ देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में जो चांदी का बड़ा सा कटोरा था। मैंने कटोरे से मुंह लगाना चाहा, लेकिन जो चांदी की तेज बू मुझे मुंह फेरने पर मजबूर करने लगी। बाबा मैं ये नहीं पी सकता, मुझे क्या हो जाएगी, मैंने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। उसके लहजे में सर्द मैरी का उनसर नुमाया था। मेरे खिलाफ कोई बात उसके दिल में बहुत गहरी उतर गई थी। उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो तोहन करहन मुझे अपने घर में बर्दाश्त कर रहा है। दूध का कटोरा पीने के बाद मैं दोबारा बिस्तर पर दराज हो गया। इस शख्स के रवैये ने मुझे उलझन में डाल दिया था। रात को तो वो सरापाए मोहब्बत, सरापाए अनायत बना हुआ था, जबकि अब वो मुझसे सीधे मुंह बात करने को भी तैयार नहीं था। शायद उसके घर के दीगर अफराद ने मुझे पसंद नहीं किया था। अगर ये बात थी तो उसे मुझे अपने घर लाना ही नहीं चाहिए था। हो सकता है कोई और वजह हो। कहा कोई भी वजह रही हो, मैंने अपने दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं जूं ही कदरे बेहतर हुआ यहां से फौरन चल पड़ूंगा। मुझे ये सोचकर सख्त कोफ्त होने लगी कि मैं जबरदस्ती का मेहमान बनकर इस शख्स के घर में पड़ा हुआ हूं। पूरा दिन मैं इस कमरे में पड़ा रहा। दिन में एक दो बार मैंने किसी लड़की की धीमी धीमी आवाजें सुनी, लेकिन कोई इस कमरे में नहीं आया। दोपहर के वक्त करीम बख्श कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में वही जस्त का कटोरा था। ये सागू दाना खा लो, हकीम साहब ने अभी खाना खाने से मना किया है, करीम बख्श ने सरसरी लहजे में कहा। मैंने चुपचाप कटोरा हाथ में ले लिया। तुम आज काम पर नहीं गए बाबा? मैंने पूछा। चला जाऊंगा, हकीम साहब ने कहा है कि तुम कल परसों तक चलने फिरने के काबिल हो जाओगे, मैं तब तक घर ही पर रहूंगा, उसने बेजार से लहजे में कहा। उसने बिलवास्ता तौर पर साफ साफ कह दिया था कि मैं जूं ही चलने फिरने के काबिल हो जाऊं फौरन यहां से दफा हो जाऊं। मैं खुद भी अब यहां एक पल ठहरना नहीं चाहता था, लेकिन मुसीबत यह थी कि मुझ पर नकाहत के दौरे पड़ रहे थे। करीम बख्श के जाने के बाद मैं एक बार फिर बिस्तर पर दराज हो गया। मुझे अब बुखार नहीं था, अलबत्ता कमजोरी बदस्तूर थी। अचानक मुझे एक बार फिर अपनी पिंडली के जख्म का ख्याल आया। मैं यकदम अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कमरे में अच्छी खासी रोशनी थी। मैंने अपनी पिंडली पर बंधे हुए रुमाल को देखा। रुमाल पर खून का कोई धब्बा नहीं था। मैंने रुमाल की गिरा को हाथ लगाया। यकदम मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे सारे जिस्म में सनसनी सी फैल गई थी। मैंने नाखूनों के मदद से रुमाल की गिरा खोली और कपकपाते हाथों से रुमाल को पिंडली से अलग कर दिया। मैंने अपने जख्मों पर निगाह डाली और हैरत से मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैं फटी फटी आंखों से अपनी पिंडली को घूरने लगा। जो कुछ मैं देख रहा था वो नाकाबिले यकीन था। एक दिन पहले तक जिस जगह गोली का खून उगलता जख्म था, अब वहां सिर्फ एक खिंड मौजूद था। मैंने जल्दी से पिंडली के दूसरी जानिब वाला जख्म देखा। मुझे उस जख्म पर भी खिंड नजर आया। यूं महसूस हो रहा था जैसे कई हफ्ते पहले इन जगहों पर मामूली से जख्म आए हों, जो अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। या इलाही, यह मुआजरा क्या है? चंद घंटों के अंदर ये इतने गहरे जख्म क्यों कर खत्म हो गए? वो कौन सी जादू असर दवा है जिसने इंतमाल का तवील अमल लम्हों में मुकम्मल कर डाला है? वो कौन सा मसीहा नफ्स है जिसके दस्ते बाशिफा ने मेरे इस रोग को इतनी चापक दस्ती से रफा कर डाला? मैं मुंतमिल जख्म की जगह को हल्का सा दबाने लगा। मुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। मैंने जरा और जोर से उंगलियों का दबाव डाला, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हल्का दर्द भी तो महसूस नहीं हुआ था। अजीब बात यह थी कि मेरी पिंडली के वो हिस्से बेहिस भी नहीं थे। मैंने जितनी बार भी अपनी उंगलियों से इन हिस्सों को छुआ, मुझे पूरी तरह से अपनी उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ कैसे हुआ। अगर यह बात मैं किसी और को बताता तो यकीनन मेरा मजाक उड़ाता
लेकिन मैं अपनी आंखों देखे को, अपने आप पर बीते हुए वाक़े को कैसे झुठलाता। किसी वाक़े के वकूफ़ पजीर होने की वजह समझ में आए या ना आए, जब वो वकूफ़ पजीर हो जाए तो उसे तस्लीम करना ही पड़ जाता है। कितने ही ऐसे मुज़ाहिर होते हैं जो इंसानी अक्ल व फ़हम से मुआवरा होते, लेकिन इनके वजूद से इनकार मुमकिन नहीं होता। ये भी कैसा ही सरबस्ता राज था जो मेरी महदूद अक्ल से बाला था। मुझे चारों नाचार इसे कबूल करना ही था।